हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो दिसंबर 2019 में नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था, तो उसमें मैं हिस्ट्री का जो पेपर है जो 2 दिसंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था 9:30 से 12:30 बजे तक, तो वो पेपर आज मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने हिंदी का पेपर सोल्व करवा दिया है, तो आप वो हिंदी का पेपर ज़रूर देखे जाके। साथ ही साथ यदि किसी को पीडीएफ लेना चाहता है तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो, जिसके जो पीडीएफ लेने का जो मेथड है वो मैं आपको लास्ट में जब डिस्क्रिप्शन डालूंगा वीडियो का, तो उसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए जो हमारा क्वेश्चन नंबर पेपर है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्यूशन के लिए R5KTSH5M है तो क्रोमिक को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाएगा। देखो, एक बात बता दूं आपको, मैं जब यहाँ पर आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और पैसेज ये चारों टॉपिक नहीं सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सही ढंग से लिखा नहीं जाता। इनको मैं एक साथ बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझा के और फिर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ये जब लॉकडाउन हटेगा तो फिर मैं आपको बिल्कुल सही ढंग से इन क्वेश्चनों को बोर्ड पर सोल्व करवा दूंगा, बिल्कुल तरीके से, जिससे कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको आप सोल्व कर लेना। आपका यदि आंसर सही आ जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज मैं आपको इसको समझा दूंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा जब मैं बोर्ड पर आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है, जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजनाओं को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है। पहला होता है रुचि निरंतरता का, दूसरा संभाव्य संकट का, तीसरा अस्पष्ट सलाह का और चौथा सकारात्मक प्रबंधन का। देखो, यदि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कंप्लीट क्वेश्चन सही करने हैं तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जो ये क्वेश्चन है इसको बिल्कुल सही ढंग से समझो, बिल्कुल सही ढंग से क्वेश्चन को समझो, उसके बाद सोल्व करो। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सकारात्मक प्रबंधन। अब सकारात्मक प्रबंधन क्यों है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है कि जब आप सीख लेते हैं तो आप अपने परियोजनाओं को करने में सक्षम होते हैं। ये क्या है, वो हमें क्या कर रहा है, पॉजिटिव तरीके से हमें मोटिवेट कर रहा है कि जब आप सीख लेते हैं तो आप अपनी जो परियोजनाएं होती हैं, जो अपने कार्य होते हैं, उनको सभी को करने में सक्षम हो जाते हैं। वो क्या कर रहा है, हमें पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सकारात्मक प्रबंधन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, चिंतन स्तर पर शिक्षा के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित क्या है। देखो, विमर्श चिंतन स्तर, देखो ये 3 प्रकार के स्तर होते हैं। पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है विमर्श स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। इन तीनों स्तरों को मैं जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था वहाँ पर बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल सही ढंग से समझा रखा हूँ। तो आप इनका जो स्टार्टिंग वीडियो है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का 7वां वीडियो होगा जिसमें मैंने इन तीनों स्तरों को बिल्कुल डिटेल से समझा रखा है, तो आप उनको जरूर देखें। उससे क्या होगा कि यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं हो पाएगा। तो विमर्श स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं, शिक्षक द्वारा तथ्यों तथा सूचनाओं की व्यवस्थित तथा अनुक्रमित प्रस्तुति से। दूसरा है समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधित व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। छात्रों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किए जाने तथा उनकी व्याख्या किए जाने से। शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों की प्रस्तुति एवं उनके कार्य अनुक्रम से। तो विमर्शी चिंतन स्तर, एक स्मृति स्तर होता है, एक चिंतन स्तर होता है, विमर्शी स्तर होता है जिसमें विचार विमर्श किया जाता है। तो आप इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रियाओं में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधित व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गत्यात्मकता से में सम्मिलित है। गत्यात्मकता में देखो
जो ये गद्यात्मक शब्द है इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ये भी एक टीचिंग एप्टीट्यूड का ही टॉपिक है, वहाँ पर मैंने गद्यात्मक शब्द को समझा दिया है, तो वहाँ आप ज़रूर देखो। सबसे पहला होता है उदासीनता, दूसरा होता है अभिप्रेरणा, तीसरा होता है संगठित होना, चौथा होता है एकांतिकता, पांचवा होता है भागीदारी, छठा होता है लैंगिक दृष्टिकोण। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें क्या करना है कि अच्छे संप्रेषण की गद्यात्मकता में सम्मिलित हैं। ऐसे कौन कौन से इन 6 में से फैक्टर हैं जो अच्छे संप्रेषण की गद्यात्मकता में शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या क्या है, एक तो बी है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा है, दूसरा होता है संगठित होना, तीसरा होता है भागीदारी। अभिप्रेरणा है, संगठित होना है और भागीदारी, ये तीनों के तीनों हैं जो अच्छे संप्रेषण की गद्यात्मकता में शामिल हैं। एक शब्द से पता चला सकते हो आप, इस शब्द को पढ़ो केवल, अच्छे संप्रेषण। उदासीनता, उदासीनता से अच्छा संप्रेषण नहीं होता है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इसमें है, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा है यहाँ पर लैंगिक दृष्टिकोण। लैंगिक दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जेंट्स और लेडीज। तो जो अच्छा संप्रेषण होता है कक्षा में, तो उसमें जेंट्स और गर्ल्स इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि चलो भाई कोई क्लास में गर्ल्स बैठी हैं तो वहाँ पर अच्छा संप्रेषण होगा, कहीं पर बॉयज़ बैठे हैं तो वहाँ पर अच्छा संप्रेषण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अच्छा संप्रेषण है, अच्छा कम्युनिकेशन है, वो जेंडर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसकी वजह से इसका जो ऑप्शन एफ है वो भी गलत है, तो एफ की वजह से ये यहाँ पर ये गलत हो गया। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है सीखना, आप मेरे से क्या अभिप्रेरणा ले रहे हो। संगठित होना, संगठित मतलब एक साथ मिलकर काम करना। आप कक्षा में बैठे हो, आपको कोई समस्या है और आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, आपने अपने फ्रेंड से उसका शेयर किया कि इसकी कोई सॉल्यूशन हो आपके पास तो मेरे से शेयर करें। तो उससे क्या होगा, संगठित होने से मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भी समस्या है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वो आपकी समस्याओं को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। भागीदारी, भागीदारी का मतलब क्या होता है, भागीदारी का मतलब होता है कि आप कक्षा में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। पार्टिसिपेट का मतलब है जैसे टीचर पढ़ा रहा है उस टाइम आप बिल्कुल फोकस करके पढ़ रहे हो। दूसरी बात है जैसे टीचर ने मॉक टेस्ट लिया, बोल दिया कि नेक्स्ट डे आपका मॉक टेस्ट होगा, तो आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके आए और सही ढंग से आपने उसमें अपना रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छा स्कोर किया, उसमें आपकी भागीदारी बहुत अच्छी रही। दूसरी साइड यदि आपकी भागीदारी ना होती तो कम्युनिकेशन जो अच्छा संप्रेषण वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। आप क्लास में कम्युनिकेशन चल रहा है, संप्रेषण चल रहा है, वहाँ पर आप गलत शब्दों का यूज कर रहे हो, दूसरा कैंडिडेट बोल रहा है आप बीच बीच में आवाज़ें कर रहे हो, तो वो क्या होगा, आपकी भागीदारी खराब है वहाँ। लेकिन यदि आप कोई स्टूडेंट कम्युनिकेशन कर रहा है और उसको आप बिल्कुल एकाग्रित होकर सुन रहे हो और उसे पॉजिटिव कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्या होगा, कम्युनिकेशन है जो स्ट्रांग होगा। और एकांतिकता, एकांतिकता का मतलब होता है एक्सक्लूसिविटी। तो इसका जो अभिप्रेरणा है, संगठित होना और भागीदारी, ये तीनों की दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है तो बी सी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार आता रहता है एग्जाम में, ये भी एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है और समानुपाती क्या होता है, अनुलोमानुपाती क्या होता है, तो इनको मैं आपको बिल्कुल डिटेल से लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा दूंगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को मैं जब आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा उसमें भी सोल्व करवाऊंगा, साथ ही साथ इन पेपर की जो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई सोल्व करवाऊंगा उस टाइम भी इनको मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। लेकिन मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए सी का व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभावों का अध्ययन शोध समस्या हेतु किसे स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जाती है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना है हमें कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के शिक्षण प्रणाली के प्रभावों का अध्ययन करना है।
तो शोध समस्या हेतु किसे स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जाएगी? तो ऑप्शन ए है शैक्षिक उपलब्धि को, दूसरा होता है लिंग को, तीसरा होता है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को, और चौथा होता है पहला होता है शैक्षिक उपलब्धि, तीसरा है लिंग को, दूसरा है शैक्षणिक प्रणाली को, और चौथा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को। तो यहाँ पर शैक्षणिक प्रणाली होगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों और छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभावों का अध्ययन शोध समस्या के हेतु किसे स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जाती है? तो वह है शिक्षण प्रणाली को। किसको? शिक्षण प्रणाली को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। देखो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। यहाँ पर लिखा हुआ है सकारात्मक अधिगम, पॉजिटिव तरीके से सीखना। पहला ऑप्शन होता है जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता हो। कक्षा के साथ साथ संस्थाओं में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावना। तो देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर है जो संस्था में सकारात्मक अधिगम का मतलब वो सीखना, और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव तरीके से। तो इसमें ये तो यही गलत हो गया कि आप जैसे कक्षा में पढ़ने के लिए जा रहे हो और आप पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी जो संस्था है, आपकी जो कॉलेज है, आपकी जो स्कूल है, उसका जो मैनेजमेंट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप जो टीचर्स की मीटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो कि सर इसको इस तरीके से किया जाए, इसको इस तरीके से किया जाए। तो आपका जो सीखने का जो मेथड है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। और यदि आप केवल अपने सीखने के मकसद से स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, पढ़ने के टारगेट से, आपको संस्था के मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या होगा, पॉजिटिव तरीके से सीखोगे, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। तीसरा है, तो दूसरी बात तो यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो गई कि दूसरी बात बिल्कुल गलत है। तो दूसरी बात के साथ हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, इसके साथ साथ हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। छात्रों के प्रश्नों को उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षक की निपुणता, ये वैसे सही है, ऑप्शन सही लग रहा है ये। संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन को बार बार उपयोग किया जाना, ये बात भी बिल्कुल सही है। शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो तीसरी, चौथी, पांचवी और ये तीनों बातें हैं ये थोड़ी थोड़ी सही हैं, क्योंकि छात्रों में प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षक की निपुणता, ये तीनों बातें बिल्कुल सही लग रही हैं। लेकिन पहली बात है, जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता हो, ये बात गलत है। यदि एक लिमिट तक, यदि आपको शिक्षक एक फिक्स लिमिट तक ही एजुकेशन देता हो, सपोज दैट मैं यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन पढ़ता, उसका आंसर बताता, तो आप ज़्यादा सही ढंग से नहीं समझ पाते। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर उसका आंसर दे रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपकी कोई भी समस्या होगी, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे तो मैं उसका भी आंसर दूंगा। तो इससे आप क्या होगा, ज़्यादा बेस्ट सीख पाओगे, ज़्यादा बेस्ट समझ पाओगे। तो इसकी वजह से ये जो ऑप्शन ए है वो गलत हो गया, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। चौथा और पांचवा बिल्कुल सही बातें हैं, साथ साथ ये तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी, चौथी और पांचवी, ये तीनों बातें बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी? पहला होता है प्रायोगिक पद्धति, दूसरा है व्यक्ति अध्ययन पद्धति जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं, और तीसरा है यहाँ पर वर्णनात्मक पद्धति, चौथा है नरजातीय पद्धति और पांचवा है ऐतिहासिक पद्धति। तो हमें पता चलाना आता है कि यहाँ पर कौन सी पद्धति काम करेगी। तो यहाँ पर पद्धति दूसरी और तीसरी काम करेगी। जो व्यक्ति केस स्टडी है, जो व्यक्ति अध्ययन पद्धति है और जो वर्णनात्मक पद्धति है, ये दोनों की दोनों पद्धतियाँ यहाँ पर बिल्कुल सही ढंग से काम करेंगी।
जो ये पांचों पद्धतियां हैं, प्रायोगिक पद्धति है, केस स्टडी है, वर्णनात्मक पद्धति है, नरजातीय पद्धति है और ऐतिहासिक पद्धति है, ये एक टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है जहां पर मैं इन सभी पद्धतियों को बिल्कुल डिटेल से समझा रखा हूँ। आप उस वीडियो को जरूर देखो जिससे आपको ये सारी पद्धतियाँ बिल्कुल समझ में आ जाएँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं हम। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ में इतर तक विस्तार किया जा सके तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए है आंतरिक वैधता, ऑप्शन बी है प्रकार्यात्मक संबंध, ऑप्शन सी है बाह्य वैधता और ऑप्शन डी है परिकल्पनात्मक विन्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाह्य वैधता। क्या है? बाह्य वैधता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को सही रूप में दर्शाता है? ऑप्शन ए है अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण, निगमित निष्कर्ष, प्रेक्षण तथा परीक्षण। ऑप्शन बी है परीक्षण, प्रेक्षण, अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण, निगमित निष्कर्ष। उसके बाद आता है सिद्धांत निर्माण, निगमित निष्कर्ष, परीक्षण, प्रेक्षण और अवधारणा निर्माण। और चौथा है अवलोकन, अवधारणा निर्माण, फिर सिद्धांत निर्माण, फिर निगमित निष्कर्ष और इसके सत्यापन की प्रविधि। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान है उसको आप किस तरीके से करोगे, सबसे पहले कौन से स्टेप करोगे, उसके बाद कौन से स्टेप करोगे, इस तरीके से हमें व्यवस्थित करना है। तो आप क्या करते हो, आपको सपोज डेट कोई रिसर्च करना है तो आपने क्या किया, आपको आपके एरिया में कोई रिसर्च करना है सपोज डेट, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने एरिया का अवलोकन करोगे। आप अपने एरिया में आप ढूंढोगे कि यहाँ पर समस्या क्या है, सबसे पहले यही करोगे। आप अपने एरिया में अवलोकन करोगे और समस्या ढूंढोगे। आपके पास समस्या आ गई, अब अवलोकन किया आपने, आपके पास फिर समस्या आ गई। अब क्या करोगे, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप कोई तरीका अपनाओगे कि हम इस समस्या को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, फिर तीसरे स्टेज में आप तरीका ढूंढोगे, अवधारणाओं का निर्माण करोगे। फिर क्या होगा कि उस अवधारणा में या उस तरीके में हमें कौन कौन से डेटाओं की ज़रूरत है या फिर कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप उन डेटाओं को और उन चीज़ों को एकत्रित करोगे चौथे स्टेप में। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उनका विश्लेषण करोगे। क्या करोगे, उनके विश्लेषण करोगे। फिर आप विश्लेषण करके और एक सिद्धांत बनाओगे कि हम ये काम करेंगे तो इससे ये नुकसान होगा और ये काम करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद आपका जो निष्कर्ष है वो निकलेगा और फिर आप उस निष्कर्ष का सत्यापन करोगे। आप उसको अपने समाज में, उस एरिया में फॉलो करोगे कि हमारा ये जो रिसर्च है वो सही है या नहीं है। कोई भी वैक्सीन का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना वायरस है, इसकी जो वैक्सीन है वो भी इसी तरीके से बनाई जा रही है। सबसे पहले समस्या ढूंढ ली, सबसे पहले अवलोकन किया गया, फिर समस्या आगे सामने की कोरोना की समस्या है, फिर उसको कोरोना की टैबलेट बनाने के लिए क्या किया, अनेक तरीके बनाए गए जिसको हम अवधारणा निर्माण बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या किया गया, वो दवाई या वैक्सीन बनाई गई। फिर उस वैक्सीन का क्या किया गया, उसका कंक्लूजन किया गया कि इस वैक्सीन से ये साइड इफ़ेक्ट होंगे और इससे ये प्रॉफिट मिलेंगे। फिर उसका क्या किया, उसको निष्कर्ष निकाला कि हमें ये टैबलेट इतनी देनी चाहिए। यदि कोई पेशेंट की कोरोना इतना लंबा है, जो कोरोना डिजीज है वो इतनी ज़्यादा भयंकर है, तो हमें उस कंडीशन में ये इतनी क्वांटिटी में देनी चाहिए। और यदि कोरोना स्टार्टिंग प्रोसेस में है तो हमें ये वैक्सीन है जो इतनी क्वांटिटी में देनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उस वैक्सीन का प्रयोग करके देखोगे कि वास्तव में ये वैक्सीन काम करती है या नहीं करती है। तो जो इसका जो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, कथन ए संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहारों को सम्मिलित नहीं करता है। संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान, किसके, संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11वां है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, कथन ए संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहारों को सम्मिलित नहीं करता है। और ऑप्शन बी है, संप्रेषण में सभी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सम्मिलित है। तो सबसे पहले यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा दोनों कथनों को और पता चलाना होगा कि दोनों कथन सही हैं या नहीं है।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं, संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहारों को सम्मिलित नहीं करता है। ये बात गलत है। यदि आपको संप्रेषण करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, तो आप मानव के सभी व्यवहारों को सम्मिलित करना ही पड़ेगा। आपको सपोज दैट आप मेरे से बातें कर रहे हो, कोई भी आप मेरे से बात कर रहे हो, और जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आपने मेरे को कमेंट किया कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, और मैं उससे हेरिटेट हो गया कि यार ये पागल लोग हैं कि यार इनको कुछ भी समझ में नहीं आता यार, माइंड डिस्टर्ब करते हैं वो। क्या हुआ? क्या फिर आप मेरे से दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे? कभी नहीं पूछोगे। आपको पहले है कि यार ये टीचर है क्या, ये वैसे ही बिना काम की फालतू की बकवास करता है, एक क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर नहीं दे पाया। और यदि आपने क्वेश्चन पूछा और मैं उसका आपको बिल्कुल सरलता से ही बिल्कुल सेटिस्फाई करके आपको आंसर दे दिया, तो आप क्या करोगे? दोबारा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करोगे। आपका जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। तो इसलिए मानव व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है। संप्रेषण में सभी 5 ज्ञानेंद्रिय का उपयोग किया जाता है। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, जैसे कान है, नाक है, त्वचा है और जीवा है। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, देखने का, सुनने का, टच करने का। जैसे जो लोग बोलते नहीं हैं वो टच करके अपना जो कम्युनिकेशन है उसको बोलते हैं। एक हाथों के इशारों से भी करते हैं, देख के भी करते हैं। जैसे एक आँख मिचका दिया, हो गया यार देख आँख मार रहा है, तो इस तरीके से होता रहता है वो। उसके बाद ये है मैथ का क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। तो इसको मैं जब आपको मैथ पढ़ाऊँगा बोर्ड के ऊपर तब मैं समझा दूंगा इसको। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 12/28। सॉल्व कर लेना, हो जाए तो बेस्ट है, नहीं मैं समझा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य है, अतः 3 × 4 × 5 = 60 6 द्वारा भाज्य है। इसमें किस प्रकार का तर्क निहित है? तो जो क्वेश्चन नंबर 13वां है इसमें तर्क निहित है निगमनात्मक तर्क। कौन सा तर्क? निगमनात्मक तर्क। देखो जो ये तर्क हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। और आगमनात्मक तर्क जिसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, और निगमनात्मक जिसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है जो आपको मैं आगमनात्मक और निगमनात्मक इनको बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगा। अभी मैंने नहीं समझा है, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और उसको आप 100% सही करोगे। फिर उसके बाद दिया गया सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 12%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी मैं बोर्ड के ऊपर ही समझाऊंगा आपको बिल्कुल डिटेल से। तो इसको भी आप रहने देना, सोल्व हो जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर है वो 78 आएगा यहाँ पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसे हेतवाभास जिसमें प्रतिवादी की स्थिति को वास्तव में युक्ति संगत से अधिक अतिशय और अयुक्ति संगत के रूप में दर्शाया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑर्गुमेंटम एंड बैक्यूलम, ऑप्शन बी है द रेड हेरिंग, ऑप्शन सी है ऑर्गुमेंटम एंड होमिनेम, और ऑप्शन डी है स्टोमेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द रेड हेरिंग। क्या है? द रेड हेरिंग। ऑप्शन बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17वां है, जो ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल एज इट इज। समथिंग 2003 से अब तक की बात की जाए तो ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है, 5 बार रिपीट हो चुका है कम से कम। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल पढ़ना है। और ये जो चारों मूल्यांकन है, इनको चारों मूल्यांकनों को मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल सही ढंग से समझा रखा हूँ। आप उन वीडियोज़ को जरूर देखो जहाँ पर मूल्यांकन को सही ढंग से समझा रखा हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें हमें मिलान कराना है। देखो एक साइड है मूल्यांकन के प्रणाली जिसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन है, संकलनात्मक मूल्यांकन है, निकट संदर्भित मूल्यांकन है, मानक संदर्भित मूल्यांकन है, और दूसरी सूची में है उनकी विशेषताएं। तो हम डायरेक्टली उनकी विशेषताओं से मिलाते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो देखो निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है कि यह लगातार चलता रहता है। क्या होता है? लगातार चलता रहता है। लगातार चलता रहता है कि मतलब कैसे? जैसे स्कूलों में टेस्ट होते हैं,
जैसे वीकली टेस्ट हुआ, मंथली टेस्ट हुआ, जो लगातार चलते रहते हैं, उनसे हमें क्या होता है, हमारी बढ़ोतरी का पता चलता है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। उनसे रिजल्ट नहीं बनता। तो निपुणता के मानकों को बताना। उसके बाद दूसरा होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन को मिलाएंगे हम छात्रों की समस्या, छात्रों की समस्या की नैदानिक जांच से। संकलनात्मक मूल्यांकन को मिलाएंगे छात्रों की समस्या की नैदानिक जांच से। उसके बाद है मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण का मतलब होता है अधिगम स्तरों का निर्धारण। मानक संदर्भित परीक्षण, इसका मतलब होता है अधिगम स्तरों का निर्धारण। और नेक्स्ट होता है निकष संदर्भित परीक्षण, जिसको मतलब होता है सुधार की गुंजाइश की पहचान करना। सुधार की गुंजाइश की पहचान करना। तो इन चारों को मैं ये मिला दिया हूँ, और भी इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है आपको। तो आप जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में मूल्यांकन पढ़ा रखा हूँ, इवोल्यूशन, उसको जरूर पढ़े। वहाँ पर मैं इन चारों को बिल्कुल डिटेल से समझा रखा हूँ। एक नैदानिक मूल्यांकन और होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्येक विधेयात्मक तर्क वाक्य की विशेषता से संबंधित है, जो इस बात से निर्धारित होता है कि तर्क वाक्य वर्ग समावेशन को स्वीकार करता है अथवा अस्वीकार करता है। तो ऑप्शन ए है गुण, बी है परिणाम, सी है वितरण और डी है तुलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा तुलना। क्या होगा? तुलना करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं। अतिशयोक्ति पर बल, बी है विशेषणों का उदारतापूर्वक उपयोग, सी है स्पष्टता, डी है संक्षिप्तता, ई है परिशुद्धता और एफ है जटिल वाक्यों का उपयोग। तो जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सी डी ई। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं, जिसमें पहला स्पष्टता है, दूसरा संक्षिप्तता है और तीसरा परिशुद्धता है। स्पष्टता, संक्षिप्तता और परिशुद्धता, ये इसके तीनों बिल्कुल करेक्ट तथ्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, जब किसी शोध के संदर्भ में प्रारूप और शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, यह एक उदाहरण है। जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, तो यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का, ऑप्शन बी है शोधार्थी के अनैतिक व्यवहार का, ऑप्शन सी है शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की अक्षमता का, और ऑप्शन डी है शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता के अभाव का। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की अक्षमता का। किसका? शोधार्थी की अक्षमता का। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, निम्नलिखित सूची में से क्या अधिगमकर्ता केंद्रीय उपाग से संबंधित है? अधिगमकर्ता केंद्रीय उपाग से संबंधित है। पहला है स्वयं, दूसरा है कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन, तीसरा है MOOCS, चौथा है प्रश्नोत्तरी, पांचवा है गुंजित सत्र, जिसको हम गुंजित सत्र बज सेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 कौन कौन सा है? दूसरा और तीसरा, कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन और MOOCS। निम्नलिखित सूची में क्या अधिगमकर्ता केंद्रित उपाग से संबंधित है? कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन और MOOCS। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस परिणाम के संबंध में सविकल्प और निर्विकल्प के बीच अंतर किया जाता है? सविकल्प और निर्विकल्प के बीच में अंतर किया जाता है तो वो है पहला अनुमान, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है अर्थोत्पत्ति और चौथा है उपमान। तो जो ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमान। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुमान। तो इसी के साथ
तो ये क्वेश्चन और सोल्व करवा देता हूँ। 23वां, दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है। दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है। असंरचित, सविनियामक, अनौपचारिक और संरचित व आवर्त्यात्मक। तो दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है संरचित व आवर्त्यात्मक। कैसा? संरचित व आवर्त्यात्मक। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो है जो 30 मिनट का बन चुका है, इससे लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं। तो इसमें मैंने टोटल 23 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो 24 से लेकर और 50 तक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सोल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, साथ ही साथ आप हिंदी के वीडियो भी देखें, ओल्ड पेपर के वीडियो भी देखें, 2003 से लेकर अब तक के सभी पेपर्स को भी देखें। और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से प्रिपरेशन करने के लिए इसके जो डेस्क्रिप्टिव क्लासेज हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटर कंप्लीट हो गया है, उनको ज़रूर देखें। यदि आप ज्योग्राफी से हो तो मेरी ज्योग्राफी की क्लासेज भी देखें, जो भी बिल्कुल शेड्यूल से हैं। आप इन पेपर्स की PDF भी ले सकते हैं, जो आपको दिसंबर 2019 में जो JRF का पेपर हुआ था उसमें आपको 25 तो हिंदी मीडियम की PDF मिल सकती हैं और 20 इंग्लिश मीडियम की PDF मिल सकती हैं। तो आप दोनों में से किसी भी मीडियम से वो PDF ले सकते हो। थैंक्स देखने के लिए। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।